हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो गाइस, आज की क्लास देखिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। आज की क्लास में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में अभी प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे जो भी छात्र देखिए यूपीपीसीएल यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम की या फिर जो भी छात्र यहाँ पे वार्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। तो बने रहना है आपको मेरे साथ पूरी क्लास में। जब आप देखिए यहाँ पे क्लास को अंत तक देखेंगे तो आपको आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएंगे। जब आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे तो दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका एक यहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला है। अलग ही एक एक्सपीरियंस रहने वाला है। ठीक है। तो आपको देखिए किसी बहकावे में नहीं आना है। बस आपको क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है। अगर आपके कोई न्यूमेरिकल या कोई वैल्यू यहाँ पे समझ में नहीं आए या समझ में नहीं आती है, ठीक है, समझ में यहाँ पे नहीं आती है, तो आपको क्या करना है? ठीक है, आपको क्या करना है? आपको देखिए, मैं अगली स्लाइड में आपको अपना नंबर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में, या फिर ऐसे भी ना हो पॉसिबल, तो आप इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द पावर कंज्यूम इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय। आपको इतना बताना है कि जो एसी सर्किट होता है, एसी सर्किट में दोस्तों हम जो पावर कंज्यूम होती है उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे सोल्व करते हैं तो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एसी सर्किट में एसी सर्किट में यहाँ पे आपका पावर कंज्यूम कौन करता है। ये मैं यहाँ आपको एक एसी सर्किट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक दोस्तों यहाँ पे आरएलसी सर्किट बनाया है। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस और एक यहाँ पे ये कैपेसिटेंस। ठीक है, ये आरएसी सर्किट है। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि पावर कौन यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो दोस्तों, एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है। ओनली रेजिस्टेंस एक ऐसा है जो यहाँ पे पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, पावर कंज्यूम करता है। देखिए, ना ही इंडक्टेंस करता है और ना ही कैपेसिटेंस करता है। पावर एब्जॉर्ब नहीं करते या कंज्यूम नहीं करते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो फॉर्मूला होता है पावर का, P बराबर वी एम आई एम y2 cos 5। ठीक है, ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए ये क्या है। वीएम क्या भाई? वीएम बराबर है यहाँ पे पीक वैल्यू वोल्टेज, पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, और आईएम क्या है? ये पीक करंट है। आईएम क्या है यहाँ पे? ये पीक करंट है। ठीक है, और cos फाइव तो आप सभी को पता ही होगा कि ये यहाँ पे पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर है। और एसी में यहाँ पे हम पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है आर अपॉन में जेड। आर अपॉन में जेड। तो दोस्तों, आप सभी ने यहाँ पे देखिए एक इम्पीडेंस ट्रायंगल तो आपने एक पढ़ा ही होगा। इम्पीडेंस ट्रायंगल तो पढ़ा ही होगा, जिससे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई? एक तो पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेज एंगल भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, और यहाँ पे हम इम्पीडेंस वगैरह, पावर फैक्टर वगैरह भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये होता है एक्सएल, बेस लाइन होती है रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा इम्पीडेंस एक तरीके से। या इसको हम पावर के उसमें देखेंगे, पावर के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे ये एक्टिव पावर डिनोट करता है, एक्टिव पावर को डिनोट करता है। ठीक है, एक्टिव पावर लिख देता हूँ। उसके बाद में जो जेड होता है, यहाँ पे ये जेड हमारा क्या होता है? ये हमारा एपरेंट पावर को डिनोट करता है। एपरेंट पावर को यहाँ पे डिनोट करता है। और जो एक्सएल होता है ये हमारे यहाँ पे रिएक्टिव पावर को भी डिनोट करता है। रिएक्टिव पावर को भी डिनोट करता है। तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला, तो सभी छात्रों ने यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा छात्रों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस फॉर्मूला काम करता है। देखिए, पहला लेंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण ये होता है गाइस यहाँ पे साइन का, साइन। दूसरा लेंगे हम यहाँ पे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है?
ये होता है हमारे यहाँ पे कॉस। कॉस की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और टेन की वैल्यू हम ये यहाँ पे लेते हैं क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमें दोस्तों यहाँ पे कॉस निकालना है, कॉस फाई निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है बेसिकली। तो पावर फैक्टर का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब देखिए इस ट्रायंगल में आप देखिए आधार क्या है, देखिए आधार है हमारा यहाँ पे आर, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा जेड। तो कॉस फाई क्या हुआ भाई, कॉस फाई क्या हुआ, कॉस फाई क्या हुआ, आर अपॉन में जेड। आर अपॉन में जेड आपका cos फाई हो गया। तो पावर फैक्टर निकालने का यही एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं पावर की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में आप बताऊं तो ये हमने क्या देखा था, एक्टिव पावर, ये थी एपरेंट पावर, और ये थी यहाँ पे रिएक्टिव पावर। तो cos फाई बराबर होता है, cos फाई बराबर होता है एक्टिव पावर, देखिए एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, ठीक है, एपरेंट पावर। ये cos फाई का फॉर्मूला होता है, आप सभी छात्रों को ये पता होना चाहिए। और cos फाई यानी कि जो पावर फैक्टर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे यूनिटी रहती है। यूनिटी का मतलब एक, पावर फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होता, आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, P बराबर Vm/2 cos फाई। देखिए पावर फैक्टर से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए गए हैं। देखिए डीसी सर्किट में पावर कैलकुलेट करने के ये फॉर्मूले दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डीसी सर्किट में जो पावर कैलकुलेट करते हैं वो P बराबर वी आई और P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से भी करते हैं, ठीक है, और P बराबर आई स्क्वायर अपॉन में आर से भी करते हैं। देखिए यूनिट आपको जरूर लिखनी है, पावर की यूनिट वॉट होती है, तो तीनों फॉर्मूले में यहाँ पे यूनिट वॉट रहेगी, ठीक है। अब देखिए एसी की अगर हम बात करें तो एसी में यहाँ पे तीन फॉर्मूले होते हैं पावर कैलकुलेट करने के। एक होती है एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई कॉस फाई, जिसको कि हम यहाँ पे किलो वाट में लेते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है, जो कि वेस्टेज पावर होती है एक तरीके से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई साइन फाई, इसको हम इसकी यूनिट यहाँ पे लेते हैं के वी ए आर में, ठीक है। एक होती है एपरेंट पावर P बराबर वी इंटू आई, इसकी यूनिट किसमें होती है, वोल्ट एम्पियर में, ठीक है, या आप कह सकते हैं केवीए में भी, किलो वोल्ट एम्पियर में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या है, देखिए जो भी छात्र यहाँ पे यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएआरसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार्क के यहाँ पे कैटेगरी 1 और दोस्तों कैटेगरी 2 यानी कि डिप्लोमा पास आउट छात्र और आईटीआई पास आउट छात्र जितने भी हैं, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की त्रिशूल एक पीडीएफ तैयार की है। इस पीडीएफ का नाम दिया गया है त्रिशूल पीडीएफ। इस पीडीएफ में यहाँ पे 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 300 इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे गए हैं, और डिटेल हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखा गया। डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो भी छात्र इस पीडीएफ को लेता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 200, देखिए 200 जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ जो है, वो आपको फ्री मिलती है, वो आपको यहाँ पे फ्री मिलती है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो रखा गया मात्र 100 रुपए रखा गया, 100 RS इसका प्राइस रखा गया है। देखिए काफी मेहनत लगी इस पीडीएफ को तैयार करने में। इलेक्ट्रिकल के कंप्लीट, चाहे वो BEE हो, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो यहाँ पे पावर सिस्टम है, चाहे मेजरमेंट है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूडब्ल्यूटी, अर्थिंग हुआ, वायरिंग हुआ, आईई रूल हुए, गाइस सभी से यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन रखे गए हैं और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन रखा गया है। देखिए ये यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल भोपाल का ऑफिशियल नंबर दिया गया है 9368612515। दोस्तों डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करिए और 100 रुपए सेंड करके, क्यूआर कोड मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, 100 रुपए सेंड करके या पे करके आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत मैं आपको व्हाट्सएप पे ही वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। 5 मिनट भी आपका समय नहीं लगेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पीडीएफ का एक प्रिंट करा लीजिए, करा लीजिए। उसके बाद जमकर पढ़ाई कीजिए, जमकर यहाँ पे आप
क्या करिए, पढ़ाई करिए, जमकर पढ़ाई करिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर कोई आपको यहाँ पे डाउट आता है, कोई डाउट आता है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। हमेशा आपका, चाहे रात के 12 बज रहे हो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जो भी छात्र इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। यूपीपीसीएल का एग्जाम देखिए सितंबर माह में होने वाला है, अंदर की खबर है, बहुत जल्द आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। और बीएआरसी का भी एग्जाम बहुत नजदीक है, उसने यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दिया कि कितने छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू एनालाइज द फंक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग एकल फेज प्रेरण मोटर के कार्य का विश्लेषण के लिए किया जाता है? किस प्रिंसिपल पे यहाँ पे बेस्ड होती है? ये देखिए, क्रॉस फील्ड थ्योरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, क्रॉस फील्ड थ्योरी एक होती है। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, बी भी गलत है और डी तो बिल्कुल ही गलत है, सब तो होंगे नहीं, ठीक है। क्रॉस फील्ड थ्योरी, क्रॉस फील्ड थ्योरी होती है, देखिए क्रॉस फील्ड। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मैंने डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखा है। द परफॉर्मेंस ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एनालाइज वाई द टू थ्योरीज। दो थ्योरी होती हैं, दो थ्योरी से एनालाइज किया जाता है। कौन सी होती है? एक होती है यहाँ पे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, सभी को पता होगा, सभी ने अगर डिटेल में पढ़ा तो पता होगा। एक होती है क्रॉस फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है, जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं। सिंगल फेज सप्लाई को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, उसमें क्या होता है ना, एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो रोटेटिंग नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा, रोटेटिंग नहीं होता, मोटर तो रोटेट नहीं करती, उसके लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग देनी होती है। ऑक्सिलरी, जिसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। वो वाइंडिंग जब हम लगाते हैं तो जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। इससे क्या होती है ना, हमारी मोटर रन करने लगती है। उससे क्या होता है, देखिए फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स जो होता है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक तो होती है क्रॉस फील्ड थ्योरी और दूसरी होती है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ये इनका ये भी कहना होता है कि जो रोटेट पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको दो भाग में डिवाइड कर देती है, एक तो बैकवर्ड डायरेक्शन में और एक यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक तो किस में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक यहाँ पे किस में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये दोस्तों ये वाला जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नीचे देख रहे हैं, ये है यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन और ये है यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये टॉर्क ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड के कारण, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड स्पीड है और ये यहाँ पे बैकवर्ड स्पीड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकवर्ड स्पीड और ये यहाँ पे फॉरवर्ड टॉर्क, ये यहाँ पे बैकवर्ड टॉर्क। तो ये फॉरवर्ड जो होता है वो पॉजिटिव में होता है और बैकवर्ड जो होता है वो निगेटिव में होता है। आप सभी को पता होगा, फॉरवर्ड में जो जो फॉरवर्ड इधर फॉरवर्ड साइड में क्या होता है, स्लिप की वैल्यू जो होती है उसको एस से डिनोट करते हैं, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप की वैल्यू होती है एस बी बराबर देखेंगे तो 2 माइनस एस इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, सभी छात्रों को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफी इंपोर्टेंट है। ए हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप विच टाइप ऑफ लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होता है वो किस टाइप का यहाँ पे लैंप होता है, आपको इतना बताना है किस टाइप का होता है भाई। यहाँ पे देखिए, डिस्चार्ज लैंप होता है क्या, वो इनकैंडेसेंट लैंप होता है या एलईडी लैंप होगा या फ्लोरोसेंट लैंप होगा? भाई ये होता है यहाँ पे डिस्चार्ज लैंप। डिस्चार्ज लैंप होता है जो हाई प्रेशर प्रेशर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप जो होता है ये यहाँ पे डिस्चार्ज लैंप होता है, डिस्चार्ज लैंप यहाँ पे होता है। चलिए अगली स्लाइड में मैंने इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगाई है, देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए इमेज भी लगाया ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। ये देखिए, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, इसके अंदर मरकरी गैस फील्ड रहती है। जब हम इसको यहाँ पे होल्डर में कनेक्ट करते हैं तो मरकरी जो वेपर होती है, जो वेपर होती है ना इसके अंदर मरकरी फील्ड, तो वो क्या होती है, एनर्जाइज हो जाती है। एनर्जाइज होने के कारण ये यहाँ पे ग्लो करने लगता है, तो इसको यहाँ पे डिस्चार्ज लैंप भी कहा जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे जला हुआ, जब यहाँ पे लैंप ग्लो कर रहा है तब यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है।
देखिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, देखिए शेयर भी करते रहिए गाइस, शेयर भी करते रहिए। और इलेक्ट्रिकल गोपाल को देखिए सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए करा रहा हूँ। जिस टाइप का यूपीपीसीएल का पैटर्न रहता है ना, यूपीपीसीएल का पैटर्न रहता है टीजी2 के हिसाब से, ठीक है, और जेई के हिसाब से, जेई के हिसाब से। भाई जेई में आप समझ नहीं सकते कितने आसान क्वेश्चन पूछता है। 2022 का पेपर उठा के देखोगे ना, 30 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सर्वो मोटर होती है, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं बताना जरा। एक क्वेश्चन है भाई, सर्वो मोटर में कितने टर्मिनल होते हैं, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सर्वो मोटर में कितने टर्मिनल होते हैं, सभी छात्र बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे। तो उसी पैटर्न पे बेस्ड यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आने नहीं वाले। अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप चीजों को समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। तो क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट शुड बी द हाइस्टेरेसिस फॉर द कोर मटेरियल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। देखिए किसी परिणामित्र की कोर के पदार्थ के लिए सेथिल्य पास यानी कि हिस्टेरेसिस कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, छोटा और चौड़ा होना चाहिए, छोटा और सकरा, या लंबा और सकरा। तो देखिए अगली स्लाइड में मैंने आपके लिए यहाँ पे इमेज लगाया। आप सबसे पहले यहाँ पे डिटेल को पढ़िए। ट्रांसफॉर्मर कोर इज सॉफ्ट आयरन मटेरियल। देखिए ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन मटेरियल की होती है। सॉफ्ट आयरन मटेरियल की यहाँ पे कोर हम बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, स्मॉल कोरोसिविटी होती है, स्मॉल कोरोसिविटी होती है, और लार्ज रिटेंटिविटी यहाँ पे होती है। अभी हम समझेंगे कि कोरोसिविटी और यहाँ पे रिटेंटिविटी क्या है। कोरोसिविटी और यहाँ पे ये रिटेंटिविटी क्या है, ये देखिए कोरोसिविटी और रिटेंटिविटी, ठीक है, रिटेंटिविटी ये अभी हम समझेंगे। आप देखिए, दिस implies that the hysteresis cycle for the material of transformer core is tall and narrow, tall and narrow। तो इसका क्या हुआ भाई, इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो सभी छात्रों को पता होना चाहिए। अब हम इसका डिटेल में इसको समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए आप समझ सकते हैं, जो हाइस्टेसिस का जो यहाँ पे साइकिल बनती है, जो इसका जो कर्व बनता है, हाइस्टेसिस कर्व जो बनता है, ठीक है, कैसा बनता है, यहाँ पे मैं सही से करता हूँ इसको, ठीक है। जो हाइस्टेसिस कर्व बनता है ये होता है दोस्तों, डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में कर्व बनता है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इनके बीच में ये कर्व यहाँ पे बनता है। कैसा बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ कर्व बनता है। तो आपको कुछ यहाँ से पॉइंट ये समझने की जरूरत है, कुछ पॉइंट की यहाँ पे समझने की जरूरत है, बस आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए तो दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप कभी यहाँ पे इस पॉइंट को नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, रिटेंटिविटी, 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 ठीक है, रिटेंटिविटी। आप यहाँ पे देखिए। और दोस्तों ये जो होता है, चाहे ये तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, ये होता है कोरोसिव फोर्स लगता है एक तरफ से, कोरोसिव फोर्स लगता है एक तरीके से, कोरोसिव फोर्स लगता है, ठीक, कोरोसिव फोर्स ये होता है कोरोसिविटी, और ये होता है रिटेंटिविटी। अब हम इधर को देखेंगे तो भी ये कोरोसिविटी होगा, और इधर को नीचे देखेंगे नेगेटिव में तो यहाँ पे रिटेंटिविटी होगा। बस ये रिटेंटिविटी और ये कोरोसिविटी, आपको बस इतना समझना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब ट्रांसफॉर्मर की कोर है, तो ट्रांसफॉर्मर कोर में क्या होता है, ये देखिए, ये कोरोसिविटी है, कोरोसिविटी कम है, और रिटेंटिविटी सबसे ज्यादा है। देखिए रिटेंटिविटी ज्यादा है यहाँ से यहाँ तक, ये ज्यादा है, कोरोसिविटी कम है। तो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में क्या होता, क्या बोला, स्मॉल कोरोसिविटी और लार्ज रिटेंटिविटी होती है, लार्ज रिटेंटिविटी स्मॉल कोरोसिविटी। और ये किस में होता है, ये होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, और यही कोर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, कोरोसिविटी ज्यादा होती है और रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, हाइस्टेरेसिस लॉस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो हाइस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होने का क्या कारण है, इससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ना हीट ज्यादा जनरेट होती है, हीट ज्यादा जनरेट होगी, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस ज्यादा होंगे। अगर लॉसेस यहाँ पे बढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी यहाँ पे डाउन हो जाएगी। चलिए भाई, आई होप ये पॉइंट आप सभी छात्र यहाँ पे समझ गए होंगे। जो नहीं समझे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, पर्सनल मैसेज करिए, मैं आपको क्लियर करूंगा, मेरे से बात करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि हर हालत में, क्योंकि एग्जाम आपका यहाँ पे नजदीक है। तो सभी छात्र अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे।
कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू जनरेट 50 हर्ट्ज वोल्टेज व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। देखिए सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करने के लिए आप सभी को तो पता ही होगा, एक फॉर्मूला होता है ns बराबर 120 f बाई पी, ns बराबर 120 अपॉन में p, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। देखिए क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी f बराबर दिया है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। देखिए यूनिट हर एक की लिखना जरूरी है, लिखा करिए, इससे आपकी आदत बन जाएगी। नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए, 2, नंबर ऑफ पोल दिए गए 2, तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, ns बराबर 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू काट दीजिए आप, 2 छंग 12 होते हैं, तो ns बराबर 6 पंजे 30 और डबल जीरो, ठीक है, यानी कि 3000 आरपीएम, आरपीएम रोटेटिंग पर मिनट, रोटेटिंग पर मिनट, ठीक है। ns सिंक्रोनस स्पीड कितनी आई, 3000 आई, 3000 आई। अब देखिए ऑप्शन में ए तो नहीं है, बी भी नहीं है। अब सी देखिए, सी को जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये दोस्तों यहाँ पे आरपीएस में रोटेटिंग पर सेकंड में है, ये रोटेटिंग पर सेकंड, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अगर ये आरपीएम में होता तो हमारा करेक्ट होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 कह रहा है द रेशियो ऑफ इनपुट पावर टू कॉपर लॉसेस इन एन इंडक्शन मोटर विद 0.2% यहाँ पे स्लिप दी गई है, 0.2 यहाँ पे स्लिप दी गई है। तो क्या बोल रहा है, रेशियो बताना है आपको इनपुट पावर का, एक तो इनपुट पावर होती है, एक यहाँ पे कॉपर लॉस का, एक यहाँ पे किसका, कॉपर लॉस का। कॉपर लॉस और इनपुट पावर का आपको रेशियो बताना है। तो इनपुट पावर को हम यहाँ पे पीजी से डिनोट करते हैं, पीजी बराबर इनपुट पावर होता है, इनपुट पावर होता है। और पीआरसी को हम यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा यहाँ पे कॉपर लॉस होता है। क्या होता है भाई, कॉपर लॉस, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, कैसे बनेगा, पीजी अपॉन में पीआरसी, पीजी अपॉन में पीआरसी होगा ना, तो इन्हीं का यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है। तो पीजी बराबर तो पीजी होता है, इसकी कोई वैल्यू ऐसे नहीं होगी, तो पीजी बराबर पीजी लिखेंगे। पीआरसी बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉपर लॉस का, पीआरसी बराबर होता है एस इंटू पीजी, यानी कि स्लिप इंटू इनपुट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए स्लिप इंटू पीजी, स्लिप इंटू पीजी। अब गाइस क्या होगा, पीजी से पीजी काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो अब आपका क्या बचा, क्या बचा भाई, पीजी अपॉन में, पीजी अपॉन में पीआरसी बराबर क्या बचा, 1/s बचा, 1/s बचा, ये बचा। अब आपको पता है क्वेश्चन में देखिए स्लिप की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 0.2, स्लिप की वैल्यू दी गई है 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू को रख दीजिए, कैसे रखेंगे, पीजी पीजी अपॉन में पीआरसी बराबर 1 अपॉन में 0.2, तो एक जीरो ऊपर पहुंचा, ये कैंसिल हुआ, 2 पंजे 10, तो इनका रेशियो कितना आया, पीजी अपॉन में पीआरसी बराबर आया हमारा 5। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगर गाइज आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से कर लेंगे तो समझ लीजिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए 250 वोल्ट लैम्प, ए 250 वोल्ट लैम्प टेक से 0.6 एम्पियर करंट। यहाँ पे देखिए एक लैंप दिया गया है, वो क्या कर रहा है, 0.6 एम्पियर की करंट ले रहा है, ठीक है, विद एन लुमिनस इफिशियंसी ऑफ 20 ल्यूमन पर वाट। एक बल्ब है, ठीक है, उसकी लुमिनस इफिशियंसी दी गई है 20 ल्यूमन प्रति वाट, 20 ल्यूमन प्रति वाट। तो आपको उसका इल्यूमिनेशन यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे 250 वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी छात्रों को पता होगा एक भाई इफिशियंसी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है देखिए इफिशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट, ध्यान से देखिए सभी छात्र, आउटपुट अपॉन में इनपुट, यही होता है ना भाई फॉर्मूला, यही होता है ना, सभी बताएंगे यही होता है, ठीक है, आउटपुट बराबर इनपुट। अब हम एक लैंप से आउटपुट क्या लेते हैं भाई, एक लैंप से आउटपुट क्या लेते हैं, आउटपुट हम लेते हैं यहाँ पे इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ल्यूमन, या आप यहाँ पे ल्यूमन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इल्यूमिनेशन या ल्यूमन लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इनपुट क्या देते हैं, इनपुट एक तो देते हैं वोल्टेज और एक देते हैं करंट, वोल्टेज और करंट देते हैं, यानी कि आप इसको यहाँ पे पावर भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे पावर भी बोल सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, इससे बोल रहे देखिए हमें वोल्टेज भी दिया गया है, करंट भी दिया गया है, और यहाँ पे इफिशियंसी भी दी गई है, देखिए 20 ल्यूमन प्रति वाट, ठीक है। तो अब इसकी आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, इफिशियंसी कितना दिया गया है, 20 दिया गया है,
और आउटपुट कितना है यहाँ पे हमारा, आउटपुट कितना दिया गया भाई, आउटपुट नहीं दिया गया, यानी कि इल्यूमिनेशन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ले दिए देखिए, इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करना है, डिवाइड वोल्टेज कितना है 250 गुणा करंट कितनी है 0.6 एम्पियर। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को, आउटपुट को यहाँ पे कैलकुलेट करिए। आउटपुट बराबर 20 इंटू 250 इंटू 0.6। ठीक है, तो आउटपुट बराबर कितना आया, आउटपुट बराबर कितना आया 20 गुणा 6 25 चौका 100, यानी कि 150 आ गया, 25 छक्का 150। ठीक है, अब आउटपुट बराबर कितना आया, आउटपुट बराबर कितना आया, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 आउटपुट हमारा आया 3000। आउटपुट कितना आया 3000 आया, देखिए 3000। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो देखिए गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए यूपीपीसीएल आपका क्लियर है, इस बार क्लियर है। अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बार का एग्जाम भी आप क्लियर है आपका। ठीक है, यूपीपीसीएल TG2 जेई हुआ, कैटेगरी 1 वार का जितने भी सब एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। बस आपके अंदर यहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि लगातार कंटिन्यू मेहनत आप करते रहो जब तक एग्जाम ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ एन 800 केवीए, 800 यहाँ पे देखिए 800 केवीए का एक ट्रांसफॉर्मर है और उसकी 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ऑपरेट हो रहा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, तो उसकी यहाँ पे केवीए रेटिंग आपको बतानी है उस ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, देखिए जो केवीए रेटिंग होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो अब आप इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा केवीए, यहाँ पे देखिए मैं एक सेकंड इसको मिटाता हूँ थोड़ा, केवीए ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सभी छात्र देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखिए केवीए, ठीक है केवीए 1 अपॉन में केवीए 2 बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी 2। ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए केवीए 1 ये है 800, क्या हुआ 800 हुआ। उसके बाद केवीए 2 हमें यहाँ पे फाइंड करना है, केवीए 2 फाइंड करना है। और देखिए फ्रीक्वेंसी 1 कितनी है, F1 ये है हमारा 400, 400 हर्ट्ज। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 2 कितनी है, ये हमारी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। अब आप यहाँ पे केवीए 2 कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए ये कितना आया, मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, बीच में नहीं छोड़ रहा आपको, बीच में नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, केवीए 1, ठीक है केवीए 2 सॉरी, 400 केवीए 2 बराबर अब 800 की यहाँ पे गुणा कर दीजिए 50 में, तो कितना आएगा 8 पंजे 40, यानी कि 40,000 आ जाएगा, 40,000। ठीक है, तो केवीए 2 कितना आया, केवीए 2 बराबर आया 40,000, 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, यही आया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 400 बटे 4 बचा, 400 बटे 4 बचा, तो 4 को 4 से यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, एक बार गया। तो केवीए 2 की जो वैल्यू आई वो आई यहाँ पे 100 केवीए, 100 केवीए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं। अगर गाइस आप चाहते हैं कि मैं एक क्लास यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि BEE के कंप्लीट फॉर्मूले पे एक क्लास लगा दूं, जिससे कि आपके सभी फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं वो क्लियर हो जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं एक क्लास आपकी प्रॉपर यहाँ पे जो यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं उन सभी के लगा दूंगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए डीसी मशीन से क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। बोल रहा है स्विनबर्न टेस्ट फॉर इनडायरेक्ट डीसी मशीन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन। आपको बताना है इनडायरेक्ट डीसी मशीन में परफॉर्म नहीं करते, कौन सी मशीन में नहीं करते। देखिए संट मोटर जो होती है, संट मोटर में भी हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे सीरीज मोटर में नहीं करते, कंपाउंड में भी करते हैं, संट जनरेटर में भी, ठीक है सब में करते हैं। तो किस में नहीं करते, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कैन नॉट, तो हम यहाँ पे सीरीज मोटर में नहीं करते। वो क्यों नहीं करते वो हम जान लेते हैं, वो क्यों नहीं करते वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना, एक एक पॉइंट को अपन यहाँ पे बढ़िया से डिटेल में क्लियर करने वाले हैं, डिटेल में यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, सीन क्या है भाई, सीन ये है देखिए, एक स्विनबर्न टेस्ट होता है, स्विनबर्न यहाँ पे जो टेस्ट होता है ना, ये इसको हम यहाँ पे किस पे करते हैं, नो लोड पे, नो लोड पे इसको परफॉर्म करते हैं, नो लोड पे परफॉर्म करते हैं। अब बात कहाँ से आई, अब बात यहाँ आ गई, एक होती है डीसी सीरीज मोटर, सीरीज मोटर जो होती है उसको यार कभी भी हम यहाँ पे
डीसी सीरीज मोटर को क्या करते हैं, नो लोड पे तो हम चलाते ही नहीं। जब उसको हम नो लोड पे नहीं चलाते तो स्विनबर्न टेस्ट कैसे कर देंगे यार उस पे, जो कि नो लोड पे होता है, ये तो नो लोड पे ही होता है और मोटर को नो लोड पे नहीं चला सकते इसको, तो ये भाई सीरीज मोटर में नहीं परफॉर्म होता। और जो संट मोटर होती है ना, संट मोटर होती है, ठीक है, इनमें परफॉर्म होता है, क्योंकि इनको हम कांस्टेंट मशीन भी, यानी कि कांस्टेंट स्पीड मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम कांस्टेंट स्पीड मशीन भी, कांस्टेंट फ्लक्स मशीन भी बोलते हैं। अब देखिए मैंने डिटेल में यहाँ पे कुछ लिखा है, द स्विनबर्न टेस्ट इज ओनली एप्लीकेबल दोज डीसी मशीन इन विच फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, जिसका हम फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट रहता है उनमें यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए, फाई इंटू आई ए किसमें होता है भाई, ये होता है। अब देखिए संट में क्या होता है, संट मशीन में या संट मोटर में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, वही जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स, ये फ्लक्स है फाई, ये यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो डीसी संट मोटर में क्या होगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, आर्मेचर करंट के, ठीक है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऐसे बनेगी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें क्या होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाइव इंटू आई ए, और फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। तो क्या हुआ, टॉर्क यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के स्क्वायर पे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए विच आर संट मशीन एंड लेवल कंपाउंड जनरेटर, इन सभी में यहाँ पे स्विनबर्न टेस्ट किया जाता है। द सीरीज डीसी मशीन कैन नॉट बी टेस्ट बाई स्विनबर्न टेस्ट सिंस दे कैन नॉट बी रन ऑन नो लोड, क्योंकि नो लोड पर रन यहाँ पे नहीं करती, और देयर फ्लक्स स्पीड वेरी करती है ग्रेटली, यानी कि इनकी फ्लक्स और जो ये होता है ये यहाँ पे वेरी करता है ज्यादा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है। देखिए, द लाइट फ्लक्स गिवन बाई लाइट सोर्स एट ए सॉलिड एंगल ऑफ पर यूनिट लाइट सोर्स इज पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपको बताना है किसी दी गई दिशा में एक प्रकाश स्रोत की, ठीक है, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, डैश है, प्रति इकाई ठोस एंगल, प्रति इकाई ठोस एंगल पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई दीप्त फ्लक्स क्या होता है वो, ये क्या होता है, ये कहलाता है दोस्तों यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे आप देखिए इमेज लगाया है, इमेज के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, द लाइट फ्लक्स गिवन बाई ए लाइट सोर्स, देखिए ये लाइट का एक सोर्स है, ये मैं पेन की इंक यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए लाइट का एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, गिवन बाई लाइट सोर्स एट ए सॉलिड एंगल पर यूनिट लाइट, सॉलिड एंगल क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे प्रकाश पड़ा, ये है दोस्तों सॉलिड एंगल, एक सॉलिड एंगल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रकाश जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रकाश यहाँ पे क्या कर रहा है, जा रहा है। तो किस एंगल से, ये सॉलिड एंगल से, ठीक है, यूनिट है लाइट सोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखिए जा रहा है यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है प्रकाश की, ये बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी की यहाँ पे यूनिट होती है कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। और जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है लक्स, इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है लक्स, और लक्स बराबर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर हम यहाँ पे देखते हैं, आप सभी को पता ही होगा। अब देखिए ये हुआ लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन, ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है, ये होती है लुमिनस, लुमिनस फ्लक्स की यूनिट, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, जितने भी पॉइंट मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ समझाए हैं, सभी छात्रों को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए और कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों आज की क्लास काफी अच्छी रही, अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में एक बार देखिए शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा छात्र शेयर कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रिकल गोपाल पे अगर आप इसी तरीके की रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो मुझे दोस्तों कमेंट करके बताइए, मैं इस क्लास को यहाँ पे आप सभी छात्रों के लिए कंटिन्यू रखूंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराता रहूंगा। तो जिन भी छात्रों को यहाँ पे देखिए 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की त्रिशूल पीडीएफ चाहिए, वो मुझे देखिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या देखिए ये नंबर दिया गया है 9368612515, इस नंबर पर मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये क्यूआर कोड प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है अनुज गोपाल, मेरा क्यूआर कोड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 300 क्वेश्चन ये है और 200 क्वेश्चन जीके जीएस के, तो आपके पास 500 क्वेश्चन हो गए
और डिटेल में उनका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों कोई यहाँ पे 100 रुपए जो है वो ज्यादा नहीं है, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं मेहनत के पैसे हैं, ये ऐसे आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे। ठीक है, तो आई होप गाइस जो भी आपकी यहाँ पे क्वेरी होंगी आपको यहाँ पे सोल्व हो जाएंगी। आप मुझे कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे को नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।